नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप सभी के सामने प्रीवियस ईयर सेशन चल रहा है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे हम सभी प्रीवियस ईयर का पार्ट 5 बात कर रहे हैं। इसमें से बात करेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर देंगे और क्लास को लाइक करते हुए हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। हर क्वेश्चन का हम पूरी तरीके से व्याख्या करेंगे और एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलेंगे, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर होगा। बात करें हिंदी की जो इंडिविजुअल क्लास है वह चल रही है, आप सभी बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। और बात करें 1 साल की वैधता के साथ आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप सभी इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्त, तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने पहला स्क्रीन पर है क्वेश्चंस, और बताएंगे क्या इसमें से राइट होगा। निम्न में से कौन सा नियम या सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं। विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशीय होता है, विकास असतत प्रक्रिया है, विकास की दशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। आप जानते हैं विकास के बारे में जो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उससे क्वेश्चंस है, और पूछ रहा है इससे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विविध जो अंग है विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों पे होते हैं। तो आप जानते हैं विकास एक आयामी प्रक्रिया नहीं है, विकास बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसे हम जानते हैं मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी प्रक्रिया है। तो यह हो नहीं सकता है। करा कि विकास एक दिशीय है, तो आप जानते हैं विकास क्या है, बहुदिशीय प्रक्रिया है। क्या है? बहुदिशीय प्रक्रिया है, इसलिए यह भी नहीं हो सकता है। और करा विकास असतत प्रक्रिया है, तो आप जानते हैं विकास एक सतत प्रक्रिया है। क्या है? एक विकास एक सतत प्रक्रिया है। अब जानते हैं विकास क्या है, विकास की दशा अधोगामी और शीर्षगामी होती है। अधोगामी का मतलब होता है जो केंद्र से बाहर की तरफ विकास होगा, शीर्षगामी का मतलब होता है जो विकास होगा वह सिर से पैर की तरफ होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्याख्या को ध्यान देते हुए चले, क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को ध्यान दें। वही क्वेश्चन जो आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है उससे संबंधित ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन बात करेंगे, कारण निम्न में से कौन सा कथन सही है। कारण निम्न में से कौन सा कथन सही है। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बचपन वह अवधि है जिसमें 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। जिसमें से बताए क्या राइट आंसर हो सकता है, आपसे पूछ रहा है ऐसा, इसमें से क्या होगा। तो आप जानते हैं विकास की जो बच्चों का विकास है, बच्चों का डेवलपमेंट है, वह एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में होता है, एक सोशल कल्चरल परिवेश में होगा, एक ऐसा एनवायरमेंट में होगा जो विकास में बात करें जो सोशल कल्चरल एनवायरमेंट होगा तो बच्चे का विकास हो पाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? वह ए ऑप्शन राइट है। बचपन की वह अवधि जो 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं दोस्त है। 10 विभिन्न अवस्थाओं की कोई बात होती ही नहीं है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होता है। सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होता तो आप जानते हैं प्रभावित होता है, इसलिए यह भी नहीं हो सकता है। कि यह भी नहीं, क्योंकि नहीं से ऑप्शन हट जाएगा। विकास केवल आनुवंशिकता की बात कर रहा है, तो आप जानते हैं जो विकास होता है उसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट रखती है, एक हेरिडिटी, एक उसका एनवायरमेंट है। तो सिर्फ केवल आनुवंशिकता की बात कर रहा है, केवल हेरिडिटी की बात कर रहा है, इसलिए आपका दोस्त जो राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन सीधा राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चंस का, जो ए ऑप्शन राइट होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आनुवंशिक विन्यास की पूर्व निर्धारण रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कि अनुकूलन कहलाती है क्या, अधिगम या फिर सामाजिकरण या परिपक्वता, क्या इसमें से कहलाएगी आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारण के रूप में। तो हम जानते हैं इसमें से क्या कहलाएगी, वह कहलाएगी परिपक्वता, जिसे बोलते हैं मैच्योरेशन, जिसे बोलेंगे मैच्योरेशन बोलते हैं। और राइट आंसर आपका डी ऑप्शन सीधा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आनुवंशिकता की बात कर रहा है। जब आनुवंशिकता, जब तक आप परिपक्व नहीं होंगे, जो आनुवंशिकता के साथ आपसे मिला हुआ है, साथ आया है, आपके जन्म के साथ आया है, वह जब तक आपके साथ मैच्योर नहीं हो जाएंगे, आपको मैच्योरेशन नहीं हो जाएगा, परिपक्व नहीं हो जाएंगे आप, तब तक वो चीजें नहीं होगी। तो आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अनुकूलन हो नहीं सकता है क्योंकि एनवायरमेंट से संबंधित है, अधिगम आपका एनवायरमेंट से, सामाजिकरण एनवायरमेंट से। तो आपसे आनुवंशिकता की बात करें तो डी ऑप्शन सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे।
4th नंबर क्वेश्चन आप पढ़ें और बताने की कोशिश करें। करा कि यहां पर क्या फिल किया जाएगा और यहां पर क्या फिल किया गया जाएगा। करा कि सामाजिकरण का वह कौन सी प्रक्रिया जो प्राथमिक है, और फिर कह रहा कि सामाजिकरण की वह प्रक्रिया जो द्वितीय कारक है। तो यहां पे आपको पहले फिल करना प्राथमिक, फिर आपको द्वितीय कारक। परिवार या विद्यालय या मीडिया, परिवार या विद्यालय मीडिया, फिर कह मीडिया पास पड़ोस। कह कि ऐसा कोई शब्द बताएं जो सामाजिकरण का प्राथमिक कारक हो पहला, उसके बाद दूसरा इसमें से कौन सा होगा जो द्वितीय कारक होगा। तो आप जानते हैं परिवार क्या है, एक प्राथमिक कारक है, तो आपको पहले प्राथमिक ढूंढना, फिर द्वितीय क्या है, विद्यालय है। तो हमारा इसका मतलब है कि ये ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन द्वितीय बी ऑप्शन भी देखेंगे तो मीडिया क्या है, द्वितीयक होता है। जो द्वितीय की बात करता है मीडिया, जब द्वितीय की मीडिया बात करता है दोस्त, तो यह भी नहीं होगा। परिवार की बात करें तो परिवार की जब आप बात करते हैं तो परिवार प्राथमिक है, इसलिए यह नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले आपको प्राथमिक ढूंढना फिर द्वितीय ढूंढना। तो बी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन भी नहीं होगा और डी ऑप्शन भी नहीं होगा। इसलिए आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह राइट आंसर जो आपका दोस्त होगा वह राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आपका जो 4th का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन राइट होगा जी। ध्यान देंगे 5th नंबर क्वेश्चंस पढ़ें और बताने की कोशिश करेंगे। लॉरेंस कोल्बर्ग के 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है। जो बच्चे नैतिक निर्णय लेते हैं उसका आधार क्या है, करा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, करा सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, करा दंड और आज्ञा पालन, करा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। जिसमें से बताएं आपका क्या इसमें से राइट होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप बताने की कोशिश करें इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा। आप बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है और बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। दोस्त ध्यान देंगे 5th नंबर के लिए कौन सा राइट होगा। करा कि आपसे पूछ रहा है कि लॉरेंस कोल्बर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय की बात करा, इसका मतलब आप जानते हैं कि जो लॉरेंस कोल्बर्ग का सिद्धांत वह क्या कहलाता है, नैतिक विकास का सिद्धांत कहलाता है, और बच्चे इसमें नैतिकता के आधार पर निर्णय लेते हैं। तो बात किया जाए 7-8 वर्षीय, इसका मतलब प्रथम चरण होगा, जिसे हम जानते हैं पूर्व परंपरागत अवस्था। किसे बोलेंगे, पूर्व परंपरागत अवस्था के नाम से बोलते हैं, पूर्व परंपरागत अवस्था के नाम से जानते हैं। और इसका एज कितना होता है, इसका एज की बात करें तो 3 से 10 साल होता है। और इसमें बात करें तो हम देख पा रहे हैं 7 से 8 वर्ष है। इसका मतलब पहली अवस्था में, जो पहली अवस्था का 2 पार्ट उन्होंने बताया था, एक बताया था जिसमें से उन्होंने बताया बच्चा किसके आधार पर निर्णय लेता है, एक दंड और आज्ञा के आधार पर, दंड और आज्ञा के आधार पर। दूसरा कहते हैं वह बच्चा किस आधार पर लेता है, और दूसरा बच्चा लेगा अहम केंद्रता, या इसे बोलते हैं यांत्रिक सापेक्ष, अहम केंद्रता, या इसे बोलेंगे यांत्रिक सापेक्ष, यंत्रीय जो सापेक्षता की अवस्था, तो इस नाम से भी बोला जाता है। तो ध्यान देंगे तो आपका, तो इसमें से आप ढूंढिए 2 आधार होंगे, एक दंड आज्ञा होगा, एक अहम केंद्रता होगा। तो कौन सा मिलान हो रहा है। तो आप जानते हैं सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो सामाजिक व्यवस्था क्या कहता है, या दूसरे का दूसरी अवस्था है, और या तो हो नहीं सकता। सामाजिक अनुबंध की बात करें तो तीसरे की पहली अवस्था, ऐसा भी नहीं होगा। हमें ढूंढना है पहली अवस्था। तो दंड और आज्ञा के आधार पर बच्चा क्या ले लेगा, निर्णय लेगा। सी ऑप्शन सीधा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन के व्याख्या को ध्यान दिए, और व्याख्या ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सार्वभौमिक जो नैतिक सिद्धांत है या तीसरे की दूसरी अवस्था कहलाती है, जिसे हम जानते हैं उत्तर परंपरागत के अंतर्गत आता है। इसलिए आपका यह हो नहीं सकता है, जिसे हम जो जानते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के नाम से जानते हैं, उसका एक चरण होता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, वह होगा सी ऑप्शन सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे क्या इसमें से करेक्ट होगा। करा जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। करा क्रमबद्धता किस क्रम में प्रयोग हुआ है। करा कि वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरे का परिप्रेक्ष्य लेने में की क्षमता का चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है। करा स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानिकी मानचित्रण करने की क्षमता। कि क्रमबद्धता का मतलब क्या होता है। बात करें क्रमबद्धता, जो जीन पियाजे का चरण था उसमें क्रमबद्धता आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में क्रमबद्धता में लगाने की चीजें डेवलप हो जाती हैं। तो करा कि इसका तात्पर्य क्या है, इसका प्रयोग क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो आप जानते हैं वस्तुओं को किसी आयाम जैसे लंबाई पर आधारित होकर एक क्रम देना, तो उनके द्वारा बोला गया कि जो क्रमबद्धता का गुण होता है वह बच्चा जब क्रम से लगाना सीखता है तो लंबाई के आधार पर क्रम पे लगाता है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सीधा राइट आंसर। बात करेंगे करा दूसरे के परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन बात किया जाए दूसरे की परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता तीसरी अवस्था मूल संक्रियात्मक अवस्था में डेवलप हो जाती है। लेकिन अदरवाइज आपसे पूछ रहा क्रमबद्धता का प्रयोग की बात कर रहा है, उसकी मीनिंग
की बात कर रहा है, जो सीक्वेंस की बात कर रहा है, तो हम बी ऑप्शन पे ना जाएंगे, इसलिए हमारा जो होगा वह ए ऑप्शन होगा, अदरवाइज और ऑप्शन कट हो जाएंगे। चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देते हैं और बताएंगे आप क्या राइट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन का 5 वर्षीय नसीमा को लगता है, 5 वर्षीय नसीमा को लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। तो जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच के पीछे कौन सा तर्क है? कर जीवात्मक तर्क है क्या? कर केंद्रितता या कर परिकल्पनात्मक निगरात्मक या कर संक्रमण परिणाम निकालना? तो आप इससे ध्यान दें, अगर 5 वर्षीय नसीमा है इसका मतलब 5 साल की बच्ची है और 5 साल की बच्ची होगी तो दूसरी अवस्था में सीधा एक गुण होने वाला है। दूसरे का जिसे हम जानते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से बोलते हैं, या दोस्त इसे बोला जाए, इसे हम जानते हैं किस नाम से? इसे जानते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से बोलते हैं। और आप जानते हैं इसमें से क्या राइट होगा? तो आप जानते हैं जीववाद हो सकता है या फिर केंद्रिता, अदरवाइज आपका न सी होगा न डी होगा। अब हमें ढूंढना ए और बी में क्या होगा, क्योंकि जीववाद और केंद्रिता जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है। तो इससे आपसे पूछ रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सा हो सकता है। तो दोस्त ध्यान देंगे तो आप जानते हैं कि जब चिकनी मिट्टी है, कोई चिकनी मिट्टी का गोला है, बस ये बात की है, एक गोला है चिकनी मिट्टी का, उसे करीब बढ़ाकर सांप में परिवर्तन, मतलब लंबा कर दे रहा है, इसका मतलब करे कि मिट्टी बढ़ जा रही है। तो मिट्टी तो उतनी है, लेकिन जब लंबाई बढ़ा रही है तो ज्यादा हो जा रही है मिट्टी। इसका मतलब सिर्फ उसका फोकस क्या कर रही है, उसका दिमाग क्या है, जो लंबा होता है उसकी लंबाई ज्यादा होगी, जो लंबा है उसमें ज्यादा लगा होगा मात्रा, उसमें यह चीजें केंद्रीकरण हो चुका है, सेंट्रलाइज हो चुका है। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन होगा। जीववाद इसलिए होता है, जीववाद तब होता है जब सजीवता में, जब निर्जीवता में सजीवता खोजती, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन हो नहीं सकता, बी ऑप्शन होगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर 7 नंबर के लिए। 8 नंबर क्वेश्चन जी दोस्त पढ़ेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। लेवाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? कर सामाजिक संरचना पर, कर व्यवहारवाद पर, कर मनोविश्लेषण पर, कर सार्वभौमिकता पर। आप जानते हैं जो लेवाइगोस्की हैं, इनका सिद्धांत क्या कहलाता है? इनका सिद्धांत कहलाता है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, सोशल कल्चर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने महत्व दिया था समाज के अंतःक्रिया पर। उनके द्वारा कहा गया बच्चा कैसे सीखेगा? बच्चा समाज से अंतःक्रिया करता है और अपने ज्ञान का सृजन कर लेता है। जिसमें से बात किया जाए तो आपसे कहा कि किस सिद्धांत पर आधारित होगा, तो सामाजिक संरचना पर होगा। ए ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि व्यवहारवाद से उनका कोई मतलब नहीं था। मनोविश्लेषण से बात करें तो सिगमंड फ्राइड का तत्पर था। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे और बताएंगे क्या इसमें से राइट होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है और बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन दी जा रही है और सिखाया जा रहा है, आप समझते चले और आंसर देते चले दोस्त। कल लेवाइगोस्की ने बच्चों के स्वयं के संवाद की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? करा निजी संवाद, करा उच्च स्वर संवारता या पार, या फिर करा स्व केंद्रीयवाद। तो आप बताएं क्या हो सकता है? आप बताएंगे क्या हो सकता है? बेहतरीन क्वेश्चन है, बताएं। तो आप जानते हैं लेवाइगोस्की ने कहा बच्चे खुद से बात करता। बच्चा क्या करता है? बच्चा खुद से बात करता है। और खुद से क्यों बात करता है? क्योंकि इस वजह से बात करता है क्योंकि अपने कार्यों को सरलता देने के लिए, अपने कार्यों को आराम से चीजें सॉल्व कर पाए, इसलिए बच्चा खुद से आपस में खुद से बात करता है। और ऐसा उन्होंने कहा कि लेवाइगोस्की ने कहा अगर जब बच्चा खुद से बात करता है उसको उन्होंने शब्द दिया जिसे हम जानते हैं निजी संवाद, या इसे बोलते हैं, इसे निजी संवाद बोल सकते हैं, इसे प्राइवेट स्पीच बोल सकते हैं, या इसे निजी वार्ता भी बोला जा सकता है। तो कोई भी ऐसा कोई शब्द दिखे तो आप राइट कर पाएंगे, या फिर व्यक्तिगत वार्ता लिखे तो भी आप इस पर करेक्ट करेंगे। चाहे निजी वार्ता लिखे या निजी संवाद लिखे, देखिए निजी संवाद है या निजी वार्ता लिख दे, निजी वार्ता लिख दे तो भी इन्हीं का शब्द है, या व्यक्तिगत वार्ता लिख दे, क्या लिख दे? व्यक्तिगत वार्ता लिख देगा तो भी क्या है? लेवाइगोस्की का शब्द है। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन होगा। यहीं पर दोस्त बात करता, अगर जीन पियाजे से पूछ लेता बच्चा खुद से बातें कर रहा है, उसको उनके द्वारा क्या कहा गया है, तो फिर हो जाता आपका अहम केंद्रता होता है। लेकिन हमसे पूछ रहा जो लेवाइगोस्की, तो मैं लेवाइगोस्की के बारे में ही बताऊंगा, अदरवाइज आपको ध्यान ही नहीं देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ें और बताने का प्रयास करेंगे। चल रहा है कि एक
प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? कर ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, कर योग्यता आधारित स्थायी अलगाव, कर सहयोगिता पूर्ण अधिगम, या कर पुरस्कार और दंड का प्रयोग। जी आप बता सकते हैं कि जो प्रगतिशील कक्षा है या प्रोग्रेसिव जो क्लासरूम है, किस पर किसकी विशेषता, कौन सी विशेषता हो सकती है? कर ड्रिल और अभ्यास तो इस पर जोर नहीं देता है। कर योग्यता आधारित स्थायी अलगाव, तो अगर स्थायी अलगाव की बात कर दिया, जिसका मतलब अलग करने की बात कर दिया, तो अलग करना नहीं है, क्योंकि कर की योग्यता के आधार पर बच्चों को अलग कर देता है जो प्रगतिशील क्लासरूम होता है। ऐसा हम नहीं जानते हैं और ऐसा होता भी नहीं है, इसलिए ना ए होगा ना हमारा बी आंसर होने वाला है। ना हमारी बात करें तो हमारा जो होगा वह सहयोगिता पूर्ण होगा। कर की हेल्प करके एक दूसरे की हेल्प कीजिए, एक दूसरे का सहयोग कीजिए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कीजिए, तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। उसका तात्पर्य था प्रगतिशील क्लासरूम का, इसलिए आपका जो 10 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करें पुरस्कार और दंड की बात, या बात करें प्रगतिशील क्लासरूम करता ही नहीं है, इसलिए दोस्त आपका जो राइट आंसर होगा वह आपका क्या हो जाएगा? वह आपका हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चंस पढ़े और फिर बताएं क्या हो सकता है। करे एक बच्चे में दूसरे की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, या बुद्धि के किस रूप को दर्शाती है? तो अब करें स्थान की है संबंध बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, या फिर करा की प्राकृतिक बुद्धि। तो आप बताएं क्या हो सकता है? जी आप बताएंगे इसमें से क्या होगा। अंतरा के नाम को बात करें, अंतरा को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंटरपर्सनल बोलते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। जब दूसरों को हम और अंतर को क्या जानते हैं? इसको जानते हैं इंट्रा, क्या जानते हैं? इंट्रापर्सनल के नाम से जानते हैं। जब दोस्त आप ध्यान दें, जब इंटर आए, इसका मतलब दूसरे के विचारों में इंटरफेयर हो रहा है। कर दूसरे के विचारों को, नियत को समझने में, तो दूसरे के विचारों और नियत को जानने में 11 का आपका क्या हो जाएगा? वह 11 का आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात करें स्थान की बुद्धि क्यों नहीं पाई जाएगी? स्थान की बुद्धि की बात तब होती है जब स्थान महत्वपूर्ण होता है, इसलिए स्थान की कोई बात नहीं है। स्थान जब होता तो मूर्तिकार में है, मूर्तिकार में पाया जाएगा, चित्रकार में पाया जाएगा, इन सभी में पाया जाता क्या? स्थान की बुद्धि, इसलिए ना हमारा ए ऑप्शन हो नहीं पाएगा। कर अंतःवैयक्तिक, तो अंतःवैयक्तिक जब खुद की नियत को, अगर यहां लिख देता खुद की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता हो जाती है, तो हमारा क्या होता? तो फिर हम अंतःवैयक्तिक करते। प्राकृतिक बुद्धि तब होती जो प्रकृति से लगाव करते हैं। मीन्स आप समझिए, जैसे माली हो गया, जैसे आप पशु पक्षियों से, जैसे पेड़ पौधों से आपका लगाव हो जाए, तो आपका क्या हो जाएगा? आप में प्राकृतिक बुद्धि पाई जाएगी। तो ना ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दूसरे की नियत की बात कर रहा, तो इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को समझते चले और पढ़ते चले, सीखते चले, वही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए हम बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे, फिर बताएंगे क्या होगा। कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित करती है? कि अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी रूप में बाधक है, ऐसा क्या? कर विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कर बाल विद्यार्थी के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। ध्यान देंगे दोस्त, आप जानते हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वह कहती है कि किस प्रकार से, कौन से बातों को प्रस्तावित करती, किस बात को, किस कथन को प्रस्तावित करेगी। तो हम देख लेते हैं किस बात को प्रस्तावित करेगी। कर कि मातृभाषा में शिक्षित होना दोस्त करा की बाधक है। तो आप जानते हैं मातृभाषा में आपको शैक्षिक होना क्या कहलाएगा? वह साधक होता, ना कि हमारे लिए बाधक होता है। तो हमारा ए ऑप्शन तो हो नहीं पाएगा और होगा भी नहीं। अगर आप बी ऑप्शन की बात करें, विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा, तो अब जानते हैं कहा गया कि अंग्रेजी भाषा को प्रथम भाषा में नहीं रखा जाएगा, अंग्रेजी भाषा को द्वितीय भाषा में आप चूज कर सकते हैं, आपको जैसा लगता हो। प्रथम भाषा में मातृभाषा होगा, तो इसलिए ना बी ऑप्शन होगा। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी
निवासी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह बी, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैं बात कर लेता हूं डी ऑप्शन, कारण उलझन पैदा करता, भैया उलझन कुछ नहीं पैदा करता है, आपको सहयोग करता है, इसलिए डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर के लिए बताएंगे कर जेंडर भूमिकाएं हैं, जेंडर भूमिकाओं को हम किस रूप में देखते हैं, कर अधिग्रहित के रूप व्यवहार के रूप में, जन्मजात व्यवहार के रूप में, कर जैविक संरचना के रूप में, अनुवांशिक निर्धारक के रूप में। अब बताएंगे जेंडर की भूमिकाएं हम किस रूप में देखते हैं, वह जेंडर की भूमिका अधिग्रहित के रूप व्यवहार के रूप में, जिसे हम जानते हैं सामाजिक सत्ता के रूप में देखते हैं। एक सामाजिक सत्ता होती है, क्या सामाजिक सत्ता के रूप में जो जेंडर है वह एक सामाजिक सत्ता प्रक्रिया है, समाज के द्वारा उसे ली गई है। उसमें जेंडर की भावना है जो एक दूसरे से पूर्वाग्रह की बात करता है, वह समाज ने बनाया है। इट्स मीन आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अधिग्रहित व्यवहार है, ना कि जन्मजात व्यवहार है, ना आपका बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। आपका ए ऑप्शन से क्या हो जाएगा, वह राइट हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तो आप ध्यान देते चले, हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को ध्यान देते हुए चले, हर व्याख्या को जब ध्यान से सुनेंगे तो अगले बार आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए बात करते हैं सतत और समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। जो हम सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करता है, जो कहता है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन हो, उसका उद्देश्य क्या होगा। करेक्ट की बात कर लेते हैं, छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, क्या करे ऐसा तुलना नहीं करना है मुझे। अगर ऐसा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य तुलना करना, करे छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को उसके अनुसार रूपांतरित कर देना। वेरी गुड भैया, आपका क्या होगा, मूल्यांकन का उद्देश्य यही है कि बच्चों की क्षमता को आंक लें, बच्चे में कितना कैपेसिटी है, बच्चे में कितना समझ है, उसी के अनुसार क्या कर दे, उसके सिलेबस को, उसके पाठचर्या को रूपांतरित कर दे, हमें चेंज कर दे। तो आपका इसलिए क्या होगा, इसलिए आपका क्या होगा, इसलिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, ए ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या होगा, वह बी ऑप्शन राइट होगा। क्या छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकृत करें, भैया वर्गीकृत नहीं करना है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, या सी ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका राइट आंसर क्या होगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य जो होता है वह उद्देश्य होता है जो बी ऑप्शन में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोग ध्यान देंगे और बताएंगे इसमें से क्या होगा। 15 नंबर के लिए समावेशी शिक्षा की बात कर रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन से अभिप्राय क्या होता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए। करेक्ट दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए। करेक्ट सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा ही पढ़ाई जाए। करेक्ट योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो जो समावेशी शिक्षा कहती है कि सभी बच्चों को एक साथ बैठा करके जाए, वो सामान्य बच्चे हों या फिर विशिष्ट बच्चे हों, चाहे सामान्य हो या फिर बात किया जाए वह विशिष्ट हो, तो उन सबको हम साथ बैठाएंगे और समान प्रकार की शिक्षा प्रोवाइड करेंगे। समान प्रकार से शिक्षा प्रोवाइड का मतलब है किसी बच्चे में हम भेदभाव करने वाले नहीं हैं। हमारा जो शिक्षा होगा एक ही तरीके से होगा और सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए उस शिक्षा को हम बच्चों के पास भेजेंगे, देंगे। करे कि आर्थिक रूप से कमजोर जो होंगे, कमजोर वर्ग, जैसे हम जानते हैं ईडब्ल्यूएस का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में, क्या ऐसा कुछ है, करेक्ट केवल सिर्फ सरकारी विद्यालयों में देना है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा तो गलत है। करेक्ट कि दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए। अब जानते हैं दिव्यांग बालकों को किस में देना है, समावेशी में देना है। तो कहा कि सिर्फ समावेशी में क्या हम देंगे, दिव्यांग बालक को देंगे। तो बच्चा दिव्यांग तो है, तो वह तो विशिष्ट बच्चा है, लेकिन सामान्य बच्चा उसके साथ भी रहेगा। तो सिर्फ कह रहा है कि दिव्यांग बच्चा, तो इसलिए हमारा बी भी नहीं हो सकता। करे सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा, करे जो सरकारी विद्यालय में उसमें अंग्रेजी भाषा ही पढ़ाई जाए, तो आप जानते हैं ऐसा भी नहीं है। करे योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा प्रोवाइड की जाए। इट्स मीन जो होगा वह हो जाएगा समावेशी शिक्षा। इसका अभिप्राय क्या है, योग्यता से परे होकर के सभी बच्चों को क्या करना है, गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करानी है। तो आपका राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन से राइट होगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्त, आप देखिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप इंडिविजुअल बैच चल रही है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं, नितिन सर के द्वारा चल रही है। और जिसमें बात करें जो फर्स्ट 100 है उसमें
300 ऑफ कर दिया गया है। इसमें देखिए आपके सामने इंफॉर्मेशन है। और फिर बात किया जाए तो यूपी त्रिवर्षीय पेट जो कंप्लीट पैकेज है आपके सामने, उसमें बात किया जाए कंप्लीट कोर्स आपको सामने मिल रहा है 1299 का। आप सिर्फ हिंदी लेना चाहते हैं तो 249 रुपए का। बात किया जाए आप डिटेल बुक लेनी चाहते हैं तो फिर 299 का। आप बात प्रैक्टिस बुक लेनी चाहते हैं तो 90 रुपए का। आप कम्बो बुक लेना चाहते हैं तो 350 रुपए का आपको प्रोवाइड हो पाएगा। आप किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए क्या करें, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा जो आपके सामने पेट की भर्ती पेट आ चुका है। एक बात किया जाए क्वालिफाइड एग्जाम होता है जो आपके लिए लेखपाल हो गया, आपके वीडियो के लिए पेपर के देने के लिए आप योग्य हो जाते हैं। तो इसलिए आप क्या होंगे, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं और अपने क्वालिफाई होने के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये सभी जो आपके सामने इंफॉर्मेशन है, जो बुक है, क्लासेस हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं 16 नंबर पर। जी बताएंगे क्या राइट होगा। कथन एक ही बात कर रहा है, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ सामग्री को दर्शाने के लिए विविध तरीके अपनाने चाहिए। तो आप जानते हैं जब आप पढ़ाएं तो कई तरीके से आप शिक्षण सामग्री को या पाठ सामग्री को अपना सकते हैं। तो एकदम हमारी बात सही हो रही है। कारण की बात करें तो कारण का शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उसके अनुकूल क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। जैसा बच्चा हो, जैसा अधिगमकर्ता हो, जैसा लर्नर हो, उसके अनुसार क्या करें, विविध आवश्यकताओं हेतु उनके शिक्षा शास्त्र की अनुकूलन को क्या करना है, बनाना चाहिए, अनुकूलित करें, वैसा हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब है हमारा कथन भी सही है और कारण भी सही है। और जो कारण है वह कथन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है और संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, आपका ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है, एक ही आपका क्या हो जाएगा, वह ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप सिर्फ एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देख लेंगे तो फिर कोई गलतियां नहीं होने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा 17 नंबर के लिए। ध्यान दें, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। मतलब बच्ची क्या है, लिखने में दिक्कत है। इसका मतलब बच्ची में क्या हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया। क्या हो गया बच्ची में, डिस्ग्राफिया है भैया। करेक्ट सामना करती है और अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस करती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है, कर पठन वैकल्य, कर आलेख वैकल्य या गणन वैकल्य या कर ध्यान सक्रियता विकार। तो आप बता सकते हैं इसमें किस प्रकार से बच्ची क्या है, दिक्कत में है। तो आप जानते हैं पठन विकार तब होता जब बच्चे में पढ़ने में दिक्कत होती है। तो इसका मतलब है ना हमारा ए ऑप्शन हो नहीं पाएगा। आलेख वैकल्य होगा, क्यों, क्योंकि लिखने में दिक्कत है, इसलिए बी ऑप्शन राइट होगा। गणना वैकल्य, गणन वैकल्य की बात करें, जब गणना में संबंधित दोष होता, मतलब गणने में दिक्कत होती, वह गणना सही तरीके से नहीं कर पाती, तो हमारा सी ऑप्शन हो सकता था। लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा लिखाई में दिक्कत। तो ध्यान दे, ध्यान सक्रियता विकार का मतलब होता है बच्चा ध्यान नहीं दे पाता है और जल्दी से क्या होता है, उसका ध्यान भटक जाता है। जो अपने आप को जो जिस पर ध्यान लगाया होता है उस पर अच्छी तरीके से ध्यान नहीं लगा पाता है, तो फिर ध्यान एवं सक्रियता विकार होता है। लेकिन ऐसा कुछ हमसे पूछ नहीं रहा है तो हम ध्यान देंगे भी नहीं। हमारा जो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर के लिए बताएंगे क्या राइट होगा। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करनी चाहिए, एक शिक्षक को क्या करनी चाहिए, ऐसा कुछ कह रहा है। कर मानकीकृत पद्धति और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। कर शिक्षा शास्त्रीय उपागम और मूल्यांकन के विभिन्न साधनों का उपयोग करना चाहिए। कर रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना और योगात्मक आकलन पर बल देना चाहिए। कर पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना और पुनर्स्मरण पर बल देना चाहिए। तो अब बात करें वैयक्तिक विभिन्नता से, क्वेश्चन है मतलब बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस से पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करनी है। बच्चा इसका मतलब समझिए, आप बात को समझिए। जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है, हर बच्चा एक तरीके से है नहीं, हर बच्चे में व्यक्ति विभिन्नता, इसका मतलब है बच्चे में इंटरेस्ट अलग अलग तरीके का होगा, अलग अलग क्षमता का होगा, अलग अलग बुद्धियां होंगी, मतलब बुद्धियों का जो लेवल होगा अलग अलग तरीके से होगा। बच्चा प्रतिभाशाली भी हो सकता है, बच्चा कम बुद्धि का हो सकता है, बच्चा मूढ़ हो सकता है, बच्चा पिछड़ा बालक हो सकता है, बच्चा समान बालक हो सकता है। तो अलग अलग तरीके से बच्चा उसकी बुद्धियां हो सकती हैं। तो इसलिए कह रहा है कि बच्चा अलग तरीके से समझ सकता है, इसलिए व्यक्ति विभिन्नता से जुड़ा हुआ ऑप्शन कौन सा होगा, इस बात को हम ध्यान देंगे। मानकीकृत पद्धति, तो आप जानते हैं मानकीकृत पद्धति नहीं, लचीली पद्धति
पद्धति की बात करता है, इसलिए यहां से तो गलत होगा। कर आकलन का उपयोग करना चाहिए, तो ऐसा नहीं करा कि जो आकलन हो वह लचीली पद्धति पर आधारित हो, ना कि मानकीकृत पर। ऐसा कहता है जो आपका एनसीएफ है 2022 है या 2005 है, या फिर बात करें आपका एनईपी है, तो आकलन किसकी बात करता है? वह आकलन की बात करता है लचीलेपन की। तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। करा कि शिक्षा शास्त्री उपागम और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा? वह जो मूल्यांकन की बात करा वो विभिन्न साधनों का उपयोग करते हुए ऐसा करने की बात करा है, तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर भी हो सकता है और बी ऑप्शन राइट भी होगा। करा कि रटंत आधारित, अब जैसे रटंत शब्द सुने इसका मतलब रटंत तो एकदम निगेटिव है, रटंत आधारित होगा नहीं या निगेटिव है, इसलिए हमारा आंसर हो नहीं सकता। करा योगात्मक आकलन पर बल देना चाहिए, तो यहां से भी गलत हो गया। तो आप जानते हैं रचनात्मक आकलन की बात करता है ना कि योगात्मक आकलन की, तो यहां से भी क्या हो गया? यहां से भी क्या हो गया? गलत है। तो आप समझ सकते हैं कहां कहां से चीजें हटेंगी और कैसे आपको समझना है। तो सी ऑप्शंस भी नहीं होगा। करा पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों पर, करा सिर्फ पेपर पेंसिल आधारित परीक्षण करें और उसकी संख्या बढ़ा देंगे और स्मरण बल बढ़ा देंगे, तो ऐसा कर देंगे क्या? ऐसा वैसा कुछ नहीं करना, हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो 19 नंबर के लिए बताएं क्या राइट होगा। करा निम्न में से सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण क्या है? करा अपसारी चिंतन है, या फिर करा आवेगशीलता, करा सोच में केंद्रीकरण, या अभिसारी चिंतन। क्या इसमें से राइट हो सकता है? इसमें से आप बताएंगे सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण क्या है। आप जानते हैं सृजनात्मकता का जो अनिवार्य लक्षण है वह क्या? अपसारी चिंतन है। क्या है? अपसारी चिंतन है। क्या दोस्त? वह दोस्त आप जानते हैं अपसारी चिंतन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन होगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करता है ना कि कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करेगा, इसलिए हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। अपसारी चिंतन की बात करता नहीं है, सोच में केंद्रीकरण हो जाएगा, तो एक बिंदु पर हम फोकस होकर सोचेंगे। आवेगशीलता की बात करता नहीं, ये ऑप्शन जो सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है वह क्या हो जाएगा? अपसारी चिंतन। इसका मतलब है जो बात करें आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर के लिए बताएंगे क्या राइट होगा। कारण छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? कर सक्रिय अन्वेषण द्वारा, कर पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, कर सहपाठी वयस्क संग सहभागिता के द्वारा। कैसे बच्चे निकालते हैं दोस्त? ऐसा कुछ पूछ रहा है। छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं, तो आप जानते हैं सक्रिय अन्वेषण के द्वारा तो निकालते हैं, या तो बात सही है। कर पदार्थों और क्रिया पर प्रयोग करते कहते हैं कि बच्चा करके सीखने का प्रयास करता है और प्रयोग भी करता है, तो यह भी सही है और यह भी सही करा। सहपाठियों के साथ मिलजुल कर वयस्कों के साथ भी सहभागिता के साथ भी सीखता है, तो इसका मतलब आपका थर्ड भी और सेकंड भी और फर्स्ट भी। तो थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कहां पर राइट होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ध्यान दे, एक पॉइंट छूट गया हमें लगता है, इसलिए ना तो हमारा फोर्थ है नहीं, फोर्थ होता तो अभी सही होता, लेकिन इसमें कोई से खेल द्वारा भी था, हमको लगता है फोर्थ वाला ऑप्शन, लेकिन अगर खेल द्वारा होता तो हमारा डी ऑप्शन हो जाता है, लेकिन हमारे सामने 3 ऑप्शन ही दिए गए हैं, इसलिए हमारा डी सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए बात करते हैं 21 नंबर के लिए। एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। कह रही है जिसे आप जानते हैं फोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, तो वह 10 नंबर का होता है, 10 अंक का होता ही है। अब कह रही है कि जो बच्ची को क्या कर रही है, बच्चियों को वह 3 से और 4 अंक में डिवाइड करके क्या करती है, याद करने की सुझाती करती। 3-4 अंकों में याद करोगी तो याद हो जाएगा। आपको अगर जैसे आपको याद करना है तो आप 3-3, 4-4 का जोड़ा बनाकर याद कर लो तो फिर दिक्कत नहीं होगी। करे अध्यापक द्वारा यह सुझाई गई रणनीति क्या कहलाती है, मतलब यह रणनीति किस आधार पर उसने सुझाया था। कहते कि खंडीकरण कहलाएगी क्या, करे कूट लेखन या स्वांगीकरण या फिर अनुकूलन। तो आप जानते हैं किस आधार पर सुझाएगी, वह खंडीकरण के माध्यम से खंड करके क्या करी है, सुझा रही है। खंड करके क्या सुझा रही, सुझा रही, इसलिए हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, वो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, आपका ए ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि खंडीकरण आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम बात करते हैं 22 नंबर के लिए। निम्न में से
अधिगम का कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? करेक्ट कि विद्यालयों में सबसे अधिक बल किस पर हम दे? लर्निंग के लिए। करेक्ट, कौन सी दशा लर्निंग की हो जिसपे हम ज्यादा ध्यान दें? करेक्ट, प्रवेशी और सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, ए ऑप्शन हो जाएगा। करा कि विषय वस्तु को रटना, अब जानते हैं रट्टा तो एकदम नहीं हो सकता है। करा दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण, तो आप जानते हैं सक्रिय अनुकरण ना कि निष्क्रिय अनुकरण, इसलिए ना हमारा सी ऑप्शन भी नहीं होगा। करा कि दीपक क्रिया की बात करा, आज यस और बॉन्ड की तहत जोड़े, करा ऐसा भी नहीं, यस और बॉन्ड की तरह नहीं, हमारा जो प्रवेश से सहभागिता, जो इन्वायरमेंट है उससे हम सहयोग करेंगे, सहभागिता करेंगे, उसमें एक दूसरे के माध्यम से सीखेंगे और कौशल और ज्ञान का अर्जन कर लेंगे। तो हमारा 22 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर के लिए आप ध्यान देंगे क्या राइट होगा। तो निम्न में से कौन सा युग्म ऐसा है, निम्न में से कौन सा ऐसा युग्म है जो सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करना है? सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उसका सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफी देकर पुरस्कृत करती है। करा की फिर बात कर रहा है परमति विविध प्रकार की वस्तुएं पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं और उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर चर्चा करने के लिए कहती है। अरुधंती नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है। रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वह वर्तनीय परीक्षा में गलत करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा इसमें से राइट हो सकता है। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे और फिर बताएंगे क्या आपके सामने करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बताएंगे इसमें से, आप पढ़ लेंगे 23 नंबर क्वेश्चन और फिर बताएंगे क्या इसमें से राइट हो सकता है। ध्यान दें, कहा कि सलमा विद्यार्थी को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है, उनके सही उत्तरों के लिए टॉफी देकर पुरस्कृत करती है। तो इससे सामाजिक संरचनात्मक उपागम की बात नहीं होती है। देखिए सामाजिक जो संरचनात्मक उपागम के अनुसार आपसे पूछ रहा है तो ऐसा नहीं कहती कि लालच धराएं। जो सामाजिक संरचनात्मक उपागम है वह कहती करके सीखें, कुछ करके सीखें, कुछ उसमें प्रयोगात्मक हो, कुछ अनुभवात्मक हो, कुछ उसमें बात करें लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित हो। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। बच्चों को अवसर दें, बच्चे के साथ चर्चा करें, बच्चे में समालोचनात्मक चिंतन डेवलपमेंट करें, बच्चे की मैं बात करें बच्चे में जो क्रिटिकल थिंकिंग है इसका बढ़ावा दे। तो ऐसा करता हुआ कुछ होगा तो हमारा राइट होगा, इसलिए हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा। टॉफी देकर पुरस्कृत करने से क्या लेना देना, तो हमारा ऐसा सामाजिक संरचनात्मक उपागम नहीं कहता। कर परिमित विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। ठीक है, अच्छी काम कर रही है। जो परिमिति है वह बहुत अच्छी काम कर रही है, वह शिक्षिका है और क्या कर रही है, वह कर रही है कि विद्यार्थियों को अपने पढ़ने के लिए देती है बुक। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा के लिए कहती है। जैसे जो पुस्तक बच्चे पढ़ रहे हैं उस पे कहती है आपने क्या पढ़ा है, कुछ आप बताएं, क्या आप कुछ बताएं कि क्या आपने सीखा और उससे क्या हो सकता अलग, तो इसलिए बात हमारी बन जाएगी। तो बी ऑप्शन भी सही है। लेकिन हम बात करते हैं और अगले, अर्धंती नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों का इस्तेमाल पर बल देती है। बहुत अच्छी यह बात है कि अर्धंती ऐसा कार्य कर रही है, इसका मतलब आपका थर्ड भी सही होगा। लेकिन बात यहां पर हमारी गलत हो जाएगी। रेखा क्या कर रही है, उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वर्तनी परीक्षाओं में गलती करती है। ऐसा बात करता नहीं है कौन सा सामाजिक संरचनात्मक उपागम। तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट फोर्थ या फर्स्ट सेकंड थर्ड या कर सेकंड और थर्ड या कर फर्स्ट और सेकंड। तो आप जानते हैं आपके सामने बी और सी राइट है, इसका मतलब आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन सुने और चीजों को समझे, क्योंकि पेपर में ऐसे चीजें आप सभी से पूछेगा और आपको राइट करने की कोशिश करेंगे आप। चलिए बताइए 24 नंबर के लिए करें, एक शिक्षक होने के नाते, एक टीचर होने के नाते आप क्या कर सकते हैं, अगर अपने छात्रों को समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य करेंगे, मतलब बढ़ावा देंगे। एक आप टीचर हैं, जब आप विद्यालय में जाएंगे एक टीचर बन करके तो आप बच्चों को समस्या समाधान कर्ता के रूप में समस्या समाधान क्षमता को किस प्रकार से बढ़ाएंगे। आप बताइए कि समस्या में बच्चा फंसे तो बच्चे अपने आप को सॉल्व कर ले, चीजों को
कंप्रोमाइज करके चीजों को विकास हो पाए, बच्चा उस समस्या से जो फंसा हुआ है उसमें चीजें उससे बाहर हो जाए। फिर आप अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके या फिर करा समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके या फिर करा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर या फिर निष्क्रिय रटन पद्धति के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। जी बताएंगे इसमें से कौन सी पद्धति आप अपनाएंगे। तो आप जानते हैं विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करेंगे क्या। आप समस्या समाधान में बच्चा अगर फंस रहा है, बच्चे को उससे बाहर निकालनी है, तो समस्या से निकालने का तरीका बच्चों को हम समझाएंगे। डर नहीं पैदा करेंगे, बेटा समस्या में फंस गए हो तो तुम बहुत बड़ा गलती हो गई है, अब ऐसा है तुम अब कुछ हो नहीं सकता है, इसको डरवा देंगे क्या। ऐसा नहीं डरवाएंगे, आपको ए ऑप्शन नहीं होगा। कर समस्या को हल करने हेतु अटल तरीके, तो अगर टल तरीके होता तो बात बन जाती, लेकिन अटल तरीका दे रहा है। तो टल तरीका होता तो बात बनती, बढ़ावा देकर तो काम हो जाता, लेकिन इसलिए ना हमारा ए होगा ना बी होगा। कर समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, वेरी गुड। वैसे जैसे समस्या समाधान, समस्या बच्चे के सामने उत्पन्न करें, कुछ समस्या दें और बच्चों को देखें बच्चा कैसे समस्या को सॉल्व कर रहा है, कैसे उसमें दिक्कतें उसको उत्पन्न हो रही है, उससे बचने के लिए उपाय दें। कैसे जब आप बच्चा फंसता है तो आपको कैसे बच्चे के सामने बच्चा कैसे उससे आगे निकल पाए, इसके लिए उसको बुद्धि दें, उसको विवेक दें और जिससे बच्चा समस्या को सॉल्व कर पाए। तो इसके लिए आपका जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन होगा। कारण निष्क्रिय रटन, निष्क्रिय रटन आपको करना ही नहीं, रटन तो वैसे गलत है, वो अभी और भी गलत कर रहा है, निष्क्रिय रटन कर रहा है, तो इसका मतलब आपका डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा, वह सी ऑप्शन राइट होगा। 25 नंबर के लिए जी बताएंगे क्या राइट आंसर हो सकता है। कर निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। कर कौन सा ऐसा पॉइंट है, ऑप्शंस है जो लर्निंग है वह कैसे मीनिंगफुल हो पाए, सार्थक अधिगम हो पाए। कर कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देकर क्या कर कि जो कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देंगे, कर एक समस्या पर विविध तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, कर रट्टा मारकर सीखने को प्रोत्साहित करना, या फिर कर शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों को नकल करना। ये बताएं इसमें से क्या कर सकते हैं सार्थक अधिगम को सुसाध्य करने के लिए। सार्थक अधिगम को सुसाध्य करने के लिए आप कौन सा उपाय ढूंढेंगे, आप कौन सा ऐसा उपाय ढूंढेंगे जो आप बच्चे को सॉल्व कर पाए चीजों को। आप बताएंगे ऐसा क्या करे बच्चा जो चीजों को सॉल्व कर पाए। आप जानते हैं इसमें से क्या राइट होगा, इसमें से क्या राइट होगा, ध्यान दें। कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा दे करके, देखिए सार्थक अधिगम की बात करें, एक समस्या पर विविध तरीका का विचार। जब सार्थक अधिगम तब हो पाएगा जब एक कोई समस्या होगी और समस्या पर विविध तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो सबसे ज्यादा बेटर है। देखिए आपका बी में क्या हो रहा है, ए वाला इंक्लूड हो रहा है। करे कि रट्टा मारकर, रट्टा तो ऐसे ही गलत है, कर रट्टा मारकर सिखाने का रहा कि याद कर लो बेटा, और कह रहा है कि ऐसा प्रोत्साहित कर देंगे, आप उसको सहायता देंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि आप रट्टा कर रहे हो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ऐसा हम कहने वाले हैं, हम कभी नहीं कहेंगे और आपको भी नहीं कहना है, मैं भी नहीं कहूंगा, आपको भी नहीं करना है, क्योंकि आप एक टीचर हैं। जब आप प्राइमरी में पढ़ाने के बच्चों को जाएंगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। तो आपका सी ऑप्शंस भी नहीं करना है। कर शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों को नकल करना। बाबू एक काम करो, तुम नकल कर लो, जो मैं लिखा हूं पूरे बोर्ड पर उतार लो, ऐसा कहोगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं कहोगे। मीनिंग तरीके से अच्छे से समझो और अपनी भाषा में लिखो। अपनी इस जो मैंने श्यामपट्ट पे लिखा हूं, जो मैंने बोर्ड पे लिखा हूं, उसको क्या करनी है, आपको उसके मीनिंग को समझना है, उसके शब्दों को अपने आप में कुछ नया करने की कोशिश करके उसको लिख देना है। तो इसलिए हमारा क्या होगा, 25 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर के लिए बताएंगे क्या राइट आंसर हो सकता है। कि अगर विद्यार्थी अपने कक्षा की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें कौन सी भावना उत्पन्न होगी। शर्म की, गुस्सा की, गर्व की, उत्कंठा की। कि अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करता है। कि अगर बच्चा सफल हो रहा है और कहा कि हम सफल क्यों हुए, क्योंकि जो भीतर से इंटरनल मोटिवेट थे, तो बच्चे को क्या होगी, क्या बच्चे को शर्म होगी क्या? नहीं। अब भाई सब सफल हो रहा तो शर्मा रहा क्या? नहीं। गुस्सा होगा क्या? ऐसा नहीं। उससे क्या होगा, उससे गर्व होगा, उसे प्राउड फील होगा कि मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं और मैं अब चीजों को बहुत अच्छे देकर सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करता है। तो इसका मतलब है कौन सी भावना उत्पन्न होगी, वह प्राउड बच्चा फील करेगा। 27 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे क्या राइट होगा। कक्षा के
प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौके देता है। यह अध्यापक की निर्देश अवधि का काफी समय बचाता है। बच्चों में आज्ञापार्यता पैदा करता है। ये बताएं इसमें से क्या हो सकता है। प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम की बात कर रहा है, कैसे हम प्रोत्साहित करेंगे। क्वेश्चन आप सभी के सामने है और फिर आप पढ़ें और बताने की कोशिश तो कर दें क्या इसमें से राइट हो सकता है। तो आप जानते हैं कि आपको क्या करनी है, कि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। जो बहुत संवेदनशील उपागम है, इसको जब इस्तेमाल करने को बढ़ावा देंगे, प्रोत्साहित करेंगे, तो क्या कर देगा, लर्निंग में क्या कर देगा, और अधिक इफेक्ट पैदा कर देगा, और अच्छा करने की कोशिश कर देगा, और अच्छा करने की क्या योजना होती है बहुत संवेदनशीलता, जो बहुत संवेदनशील उपागम है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। या कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौके देता, कहता कि कुछ बच्चों को भगा देता है क्या बहुत संवेदनशील उपागम, नहीं भगाता उगाता कुछ नहीं है, उसमें हेल्प करता है, सहयोग करता है। कि अध्यापक को की निर्देश अवधि का काफी समय बचाता है, कि जो अध्यापक जो निर्देश दे रहा है उसकी अवधि को, उसके टाइम को बचा देता है। ऐसा भी नहीं दोस्त, कि बच्चों की आज्ञापार्यता को पैदा करता है, ऐसा कुछ नहीं। आपका राइट आंसर क्या होगा, वह 27 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे 28 नंबर की। जी बताएंगे, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में बच्चे अक्सर कि विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब आपसे ढूंढ रहा है, पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से निगेटिव होगा। एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पन और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। कि बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं को, भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियां सदैव निराधार होती हैं, बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ को दर्शाती हैं। तो बता रहा है कि क्या होती है, क्या करे, निराधार नहीं होती है। करेक्ट, तो आप बताएं इसमें से कौन सा इसमें से निगेटिव होगा, कौन सा इसमें से निगेटिव होगा। ध्यान दें, तो आप क्वेश्चंस को पढ़ें, निगेटिव हमको ढूंढना है, तो निगेटिव ही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो निगेटिव होगा, जो मतलब सेंटेंस गलत होगा, वही हमारे लिए आंसर बनेगा। एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित जो वैकल्पिक संकल्पनाएं हैं, और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। जो बच्चों में भ्रांतियां उत्पन्न हो रही हैं, बच्चा कुछ मतभेद पैदा हो रहा है, उसको कर देना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए नहीं। जो भ्रांतियां उत्पन्न हो रहा है उसे हमें उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करना चाहिए, उसको लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और क्योंकि यह गलत है इसीलिए हमारा सही होगा। बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। अगर ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब आप सीखे ही नहीं। अगर आप में भ्रांतियां नहीं उत्पन्न हो रही हैं, इसका मतलब आप सीख कहीं नहीं रहे हैं, आप सीखने की कोशिश भी नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि जब आप सीखेंगे तभी आपके भीतर भ्रांतियां उत्पन्न होंगी, आप गलतियां करेंगे, आप में कुछ मतभेद पैदा होगा, तभी तो आप करेंगे। जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो फिर गलती कहां से करेंगे। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट है। एक अध्यापक को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को पर गौर करना चाहिए। वेरी गुड, उन्हें समझना चाहिए, उन जो भ्रांतियां उत्पन्न हो रही है, और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। जब आप सिखा रहे हो और सीख रहे हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है बी भी सही है और सी भी सही है। वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियां सदैव निराधार नहीं होती है, मतलब उसका आधार होता है। जो भ्रांतियां उत्पन्न हो रही है उसका कोई आधार है। क्यों आधार है? क्योंकि जब आप कुछ पढ़ाएं तो बच्चा जरूर उसमें कुछ ना कुछ भ्रांतियां उत्पन्न होगी, और आप सॉल्व कर दें बच्चे के भ्रांतियों को। तो कहा कि बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ को दर्शाते हैं। तो बात एकदम सही है। इसका मतलब है आपका बी, सी और डी सही है, लेकिन हमसे सही नहीं पूछ रहा, हमसे गलत पूछ रहा था। इसलिए हमारा क्या राइट होगा, वह ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा कि निम्न में से अधिगम का कौन सा
परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अब प्रेरित किया जाता है, मतलब मोटिवेट करता है। क्या मानवतावादी ऐसा कहता क्या क्या व्यवहारात्मक या फिर संज्ञानात्मक या फिर सामाजिक सांस्कृतिक। तो आप जानते हैं जो कहता है ठोस प्रलोभन, इसका मतलब ठोस प्रलोभन का मतलब उद्दीपक और फिर कह रहा है कि पुरस्कार का मतलब क्या है, पुरस्कार का मतलब आपका अनुक्रिया करेगा पुरस्कार और लाभ से। जब आप उद्दीपक बात करें, जब आप देखेंगे प्रलोभन का मतलब लालच होता है, लालच और पुरस्कार पर क्या करेंगे आप मोटिवेट हो जाएं, तो यह कहता क्या व्यवहारात्मक कहता है, व्यवहारवादी लोग कहते हैं। और इसलिए राइट आंसर क्या होगा, वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वह इसलिए क्या होगा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए हम 30 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर बताएं क्या होगा। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत किसको प्रतिपादित करता है। विकास सिर से पार तक होता है, विकास केंद्र से छोरों तक होता है, विकास पैर से सिर तक होता है, या विकास छोरों से केंद्र की ओर। अब जानते जो विकास होगा वह सिर से पैर की तरफ, जो आपके सामने जो विकास सिर से पैर की तरफ बता रहा होगा वही हमारा राइट होगा। इसका मतलब सिर से पैर कौन होगा, तो सिर से पांव की तरफ, इसका मतलब ए ऑप्शन। केंद्र से छोरों की तरफ की बात कौन करता है, वह कहता है अधोगामी। केंद्र से छोरों की बात कौन करता है, अधोगामी। तो हमसे पूछ रहा है शीर्षगामी, इसलिए हमारा बी ऑप्शन नहीं होगा। और इसमें पैर से सिर की तरफ लिखा है, इसका मतलब उल्टा लिखा है, और इसमें भी क्या लिखा है, उल्टा लिखा है। इसका मतलब है आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 का आपका क्या होगा, आपका ए ऑप्शन राइट होगा। एक बार आप जरूर क्लास देखिए, आप 30 क्वेश्चन में कितने करेक्ट कर पाए एक बार आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आप सभी ने देखा कि आप सभी के सामने 30 क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। और जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक सेट आया हुआ था, मैंने एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास किया और आप जरूर समझे होंगे, जरूर सीखे होंगे, यह मेरा विश्वास है। तो आप सभी एक बार जब क्लास एंड हो जाए तो आप जरूर एक बार पॉजिटिव कमेंट करेंगे कैसा लगा सेशन, और जरूर बताएंगे। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।